कहानी है दमोह के मिशन अस्पताल की, जहां लंदन के डॉक्टर के नाम पर इलाज हुआ, लेकिन परिजनों का आरोप है कि मंजिल सीधा शमशान थी। जिस अस्पताल में मरीजों को जिंदगी मिलनी थी, वहां कथित तौर पर मौत का कारोबार चल रहा था। लंदन के नामी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एंजोन केम के नाम पर ऑपरेशन किए गए, लेकिन असल में ऑपरेशन कर रहा था एक फर्जी डॉक्टर, डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम। दमोह की रहीसा बेगम को 12 जनवरी को सीने में दर्द हुआ। पहले जिला अस्पताल, फिर मिशन अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया। अस्पताल ने 50,000 रुपए लिए। रिपोर्ट में 2 नसों में 90% ब्लॉकेज बताया गया। 15 जनवरी को ऑपरेशन हुआ। कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो गई। 11:30 बजे में ऑपरेशन किया तो आधे घंटे के अंदर डेथ हो गई थी, मगर वो घुमाते रहे। बुदा अहिरवाल, इजराइल खान, दसौंदा रैकवार आरोप है इनकी भी ऑपरेशन के बाद संदिग्ध हालत में मौत हुई। इतने लोगों की मौत के बाद सीएमएचओ कोतवाली पहुंचे और अब जाकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फर्जी कुप्रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की। इस बारे में निर्देश दिए कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। अस्पताल अब ठीकरा प्लेसमेंट एजेंसी पर फोड़ रहा है। कह रहा है आरोपी ने उनके यहाँ भी चोरी की है। पोर्टेबल इको मशीन ले गए जिसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए है। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब डॉक्टर नरेंद्र यादव विवादों में घिरा हो। साल 2006 में बिलासपुर के एक बड़े निजी अस्पताल में भी ऐसी ही घटना हुई थी। उस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सर्जरी के दौरान मौत हो गई। गवर्नमेंट के लेवल पे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अभी जांच करने के लिए वहाँ टीम भेजा भी हूँ, उनसे दस्तावेज मंगाया भी हूँ। उस समय क्या क्या स्टेप्स लिए गए तो वो अभी पता चलेगा डॉक्यूमेंट्स देखने के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी अब मैदान में है। जांच हो रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। डॉक्टर फरार है और परिजन अब भी इंसाफ की तलाश में। जयपुर में पीएफआई मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की जांच में साफ हुआ है कि योगशाला के नाम पर पीएफआई के लोग हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे थे और ज़कात के नाम पर इनको फंडिंग आ रही थी। एनआईए की चार्जशीट चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। 5 आरोपियों में से एक मोहम्मद आसिफ के मोबाइल से मिली फाइल बता रही है कि लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए कार्यक्रमों के नाम पर क्या क्या किया जाना है। एनआईए ने वाजिद अली को 1.5 साल की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, लेकिन कोटा में वाजिद अली का परिवार इससे इनकार करता है। ये आरोप बिल्कुल मेरे बच्चे पे झूठे लगे हुए हैं। वो मार्शल आर्ट का मास्टर था, एक नहीं वो 7 क्लास मतलब लेता था, 7 स्कूलों में वो सिखाता था। जब आपको लग रहा है ये गुनाहगार है तो आप उस टाइम इसको अरेस्ट कर दें। आपने 1-1.5 साल क्यों खींचा? 1-1.5 साल बाद आप अरेस्ट कर रहे हो, किस आधार पे कर रहे हो फिर अरेस्ट? ज़कात के पैसों से चल रहे शिविरों में और योगशाला अखाड़ों की आड़ में पीएफआई हथियारों की ट्रेनिंग दे रही थी। खास बात यह है कि पीएफआई से जुड़े लोगों को अपने ही शहर में कैंप चलाने की हिदायत दी गई थी। खुफिया विभाग में काम कर चुके अधिकारी महेंद्र सिंह का कहना है कि पीएफआई के लोग समाज सेवा के नाम से लोगों को जोड़ते हैं और फिर उन्हें आतंकवाद की तरफ ले जाते हैं। ये संगठन एक तरीके से कट्टरवादी संगठन रहा है और इसके मुस्लिम्स के समस्याओं के समाधान के साथ साथ ये अंदर ही अंदर ये कट्टरवादी सोच के साथ में काम करता था। और जैसे भी इनका टारगेट था कि 2047 तक ये पूरा इनको इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। पीएफआई की पाठशाला में नौजवानों को भड़काऊ वीडियो दिखाकर 2047 तक देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने पर जोर दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके लिए जान भी देनी पड़े तो पीछे ना हटने के लिए तैयार रहें। एक महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोपी युवक अब तक फरार है। पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज करवाने से मना कर दिया है। ऐसे में बेंगलुरु पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। 3 अप्रैल की इस तस्वीर ने महिला सुरक्षा पर नए सिरे से सवाल उठा दिए हैं। रात तकरीबन 2 बजे 2 महिलाएं घर लौट रही थी कि एक युवक ने इनमें से एक के साथ बदतमीजी की और भाग गया। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर कह रहे हैं कि बीट पुलिसिंग बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस 24/7 काम कर रही है। इतने बड़े शहर में इधर उधर कुछ घटनाएं होंगी ही। हम कानून के अनुसार जरूर कार्रवाई करेंगे। आज सुबह भी मैंने कमिश्नर से कहा कि गश्त को और बेहतर बनाएं। एक घर के सीसीटीवी कैमरे में ये सब कैद हो गया। वीडियो वायरल हुआ तो मकान मालिक को शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक
पीड़ित महिला शिकायत दर्ज करवाना नहीं चाहती। ऐसे में पुलिस की मुश्किल बढ़ गई है। दिल्ली में बिजली बढ़ोतरी के बाद अब स्कूलों की बढ़ी हुई फीस को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सभी की जांच होगी। दिल्ली के स्कूलों में फीस में हुई बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार को घेरा है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बढ़ी फीस पर फौरन रोक लगाने और स्कूलों के ऑडिट की मांग की है। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को कहना चाहती हूं कि दिल्ली में हर जगह हाहाकार मची हुई है और अगर भारतीय जनता पार्टी की इन प्राइवेट स्कूलों से सांठगांठ नहीं है तो आप आज ही आदेश पारित कीजिए कि ये बढ़ी हुई फीस माता पिता को नहीं देनी है और आज से ही इस फीस पर रोक लगाई जाए। तुरंत सब स्कूल जो अपनी फीस बढ़ा रहे हैं उनका ऑडिट करवाया जाए। आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री सामने आए और कहा कि फीस बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष बार बार झूठ बोल रहा है। बड़ी बड़ी बातें करके चुनौती देने वाली आतिशी मरलीना जी की थी, वो मुख्यमंत्री थी 24-25 के। फीस बढ़ गई, ऑर्डर में 15 करोड़ रुपए का घपला पकड़ा गया, फिर भी फीस बढ़ गई। दिल्ली में 1677 प्राइवेट स्कूल हैं। मंत्री ने कहा कि नियम है कि सभी स्कूलों का ऑडिट होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के समय सिर्फ 75 स्कूलों का ऑडिट हुआ और हर साल जब कई स्कूलों में 15% से ज्यादा फीस बढ़ोतरी हुई तब ये लोग चुप थे। अखिलेश यादव की नजर बीएसपी पर है। कभी मायावती के करीबी रहे दद्दू प्रसाद अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व से मुकाबले के लिए अखिलेश यादव पीडीए की शरण में है। दलित वोटों के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जोर आजमाइश तेज हो रही है। बीएसपी के कमजोर देखने से जंग और तेज हो गई है। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर सबको समेटने में जुटी है तो समाजवादी पार्टी पीडीए के दम पर ये काम कर रही है। अखिलेश यादव ने आज मायावती के करीबी रहे दद्दू प्रसाद को अपने साथ जोड़ लिया। दद्दू प्रसाद जी, उनका मैं स्वागत करता हूं समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने के लिए। 2017 से राजनीतिक वनवास झेल रहे अखिलेश यादव को लग रहा है कि यही समय है, सही समय है। अगर दलितों के वोट जुड़ जाएं तो उनका काम बन सकता है। इसीलिए दलित नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से 80 बनाम 20 का नारा दिया जा रहा था, लेकिन अब अखिलेश ने आज नया फॉर्मूला दे दिया है। मैंने पिछली बार भी सवाल किया था पत्रकार साथियों से कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 80-20 की लड़ाई है, तो मैं जानना चाहूंगा मैं 20 में हूँ कि 80 में हूँ। और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, दूसरी बात बताना चाहता हूँ, अगर 80-20 की लड़ाई का गणित उनके पास है तो ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी को दलितों का ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा था, लेकिन लोकसभा चुनावों में ये गणित बदल गया। लोकसभा की 17 रिजर्व सीटों में से 7 पर समाजवादी पार्टी जीत गई। अब इसी फॉर्मूले को विधानसभा चुनाव में दोहराने की तैयारी है। पिछले 4 महीने में राहुल गांधी की तीसरी बिहार यात्रा, और इस बार राहुल मौजूद थे बिहार के बेगूसराय में कन्हैया कुमार के रोजगार दो पलायन भगाओ पदयात्रा में। सफेद टी शर्ट में राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के साथ इस पदयात्रा में भाग लिया। राहुल गांधी सोमवार सुबह पटना पहुंचे और वहां से सीधे बेगूसराय, जहां उन्होंने इस पदयात्रा में भाग लिया। राहुल गांधी की करीब 1 किलोमीटर की इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। राहुल ने ऐलान किया कि ये मुद्दा बिहार की अस्मिता से जुड़ा है और बिहार के हर युवा के लिए महत्वपूर्ण है। सब अपनी अपनी पार्टी को जमीन पर मजबूत करें, हमारी इच्छा यही है, क्योंकि जमीन पर अगर हम सब मजबूत होंगे तो चुनावी जो रिजल्ट होगा वो हम सब के लिए बेहतर होगा और हमारे नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी के सामने एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई जब उनके रहते पटना स्थित पार्टी कार्यालय में उनके नेता आपस में ही भिड़ गए,
जब तक लोग इनको संभालते नुकसान हो चुका था। अरे मैं पंचायत समिति में पकड़ी दाल से जीता हूँ। पूरे मैं भूमिहार हूँ, इसलिए राजपूत होकर मारा है। नाम क्या है आपका? रवि रंजन है मेरा नाम। राहुल गांधी की इस सक्रियता का चुनावी फायदा कांग्रेस को जरूर होगा, लेकिन साथ ही महागठबंधन के साथ ही आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार चुनाव नजदीक आने के साथ ही सभी दलों के तमाम बड़े नेताओं का दौरा बढ़ गया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर महाविकास आघाड़ी में दरार देखने को मिल रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस बिल को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, जबकि सेना यूबीटी जिसने इस बिल के विरोध में मतदान किया वह अदालत जाने के पक्ष में नहीं है। शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल का कड़ा विरोध किया था और इसके खिलाफ वोट दिया था, लेकिन अब इसके खिलाफ अदालत जाने के लिए वो तैयार नहीं हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमने अपना रुख साफ कर दिया है। हमें जो स्टैंड लेना था हमने ले लिया है। अब हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। कोर्ट में कांग्रेस और कोई जा रहे तो जाने दो। शिवसेना के रुख से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के मसले पर एमवीए में मतभेद है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल कह रहे हैं कि इस बारे में दिल्ली में आलाकमान चर्चा करेगा। इसको लेके हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिल्ली स्तर पर इसके बारे में फैसला जो है होगा, और इसको अलायंस पार्टनर का उनका एक किरदार है, उसके बारे में वो उनके विचार से वो सोचेंगे। शिंदे की शिवसेना को उद्धव ठाकरे पर हमला करने का मौका मिल गया है। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी कंफ्यूज है और मुझे लगता है कि वो देश को भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता होशियार है। ये उनका जो दोगला राजकारण है और दोहरा नीति है, जहाँ पर एक जगह पर वो वक्फ अमेंडमेंट बिल का पूरी तरह से विरोध करे और दूसरी तरह से कहे कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे। जनता होशियार है और ये सब समझ चुकी है। वक्फ संशोधन बिल ने शिवसेना यूबीटी को मुश्किल में डाल दिया है। उनका रुख एक तरफ से उनकी असमंजस को ही दिखा रहा है। वो बीएमसी चुनावों को देखते हुए मतदाताओं के साथ अपने राजनीतिक समीकरणों को भी बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। गर्भवती महिला तनिषा भिसे की मौत के मामले में पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल को दोषी पाया गया है। महाराष्ट्र सरकार की कमेटी ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि समय पर इलाज न मिलने की वजह से तनिषा की मौत हुई। 4 दिन से चल रहे हंगामे के बीच महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली चाकणकर दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल पहुंची। तनिषा की मौत के बाद राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद मामले की जांच के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में कुल 3 अलग-अलग समिति गठित की गई है। राज्य शासन की जो रिपोर्ट आई है उसमें अस्पताल ने जिस प्रकार से प्राथमिक इलाज करना जरूरी था वह नहीं किए जाने का आरोप किया है। बाकी 2 समितियों का रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट सामने आने के बाद दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के डॉक्टर सुश्रुत घैसास ने इस्तीफा दे दिया है। यही डॉक्टर तनिषा का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर घैसास राज्य शासन की जांच रिपोर्ट से ये सिद्ध होता है कि डॉक्टर घैसास ने मरीज और परिजनों को करीब 5 से 5.5 घंटे रोक के रखा। इसलिए डॉक्टर घैसास और उनकी टीम दोषी है। इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए। एका हॉस्पिटल मधली अकाउंटेबिलिटी जी झाली। सिर्फ डॉक्टर के इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। अस्पताल को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अस्पताल पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। There is no excuse. सरकारी रिपोर्ट में अस्पताल को दोषी ठहराया गया है, इसलिए अब ये देखना अहम होगा कि सरकार अस्पताल के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। इतिहास रचने निकल पड़ी है देश की 11 बहादुर महिला अधिकारी। सेना, नौसेना और वायुसेना की ये बेटियां मिलकर समुद्र का चक्कर लगाएंगी, जो इतिहास में पहली बार तीनों सेनाओं की महिला अधिकारी द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम त्रिवेणी समुद्र प्रदक्षिणा रखा गया है।
बरसों की कठिन ट्रेनिंग के बाद 6 महिला अधिकारी मुंबई से सेशल्स की तरफ निकल पड़ी हैं। नेवी के जहाज IASV त्रिवेणी से ये महिलाएं तकरीबन 4000 समुद्री मील का सफर तय करेंगी। इट्स अ चैलेंज फॉर एवरीबॉडी एंड इट वाज चैलेंज फॉर अस आल्सो एंड अभी जितनी हमने प्रिपरेशन करी है उसको हमने टेस्ट करना है वहाँ जाके। हम लोगों को हमारी फैमिलीज ने बहुत सपोर्ट करा हुआ है। आई एम श्योर दे विल बी वेरी प्राउड जब हम वापस आएंगे इस चीज़ को लेके एंड जब हम अपनी नई जो जर्नी है जो सर्कमनेविगेशन जाना है हम लोगों को उसके ऊपर जब हम जाएंगे दैट विल बी द मच मोर बिगर प्राइड विच विल बी कैरिंग अलॉन्ग विद अस। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। इसमें फिजिकल ट्रेनिंग का भी था, फिजिकल एग्ज़ाम भी था, बहुत सारे रिटन एग्ज़ाम्स भी थे और हमारा सेलिंग का जो स्किल था वो भी टेस्ट किया गया था कि आप सेलिंग में कैसे हैं। तो बहुत ऑल राउंड डेवलपमेंट देखा गया था एक इंडिविजुअल का और वो कैसे हैं एज अ लीडर, एज अ सेलर। देयर वर मेनी टेस्ट दैट वर कंडक्टेड एंड फाइनली दिस टीम हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना टाइम हमारे ऊपर दिया, अपने एफर्ट्स दिए हैं और हमने भी 2 साल से बहुत मेहनत की है। तो एज ए इंडिविजुअल बहुत गर्व फील होता है। ये सफर न सिर्फ समंदर की चुनौतियों का है बल्कि नारी शक्ति का भी प्रतीक है। नेवी में महिला सशक्तिकरण की ये लहर अब लहरों को चीरती आगे बढ़ रही है। कुछ सालों पहले जब गर्मी की छुट्टी आती थी तो किताबें सो जाती थी और कॉमिक्स जाग जाती थी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलने लगता था और हमारा दिमाग उन्हीं की कॉमिक्स पर पढ़कर घूम जाता था। आज बात करेंगे उसी दौर की। किसी के लिए छुट्टियां मानो हिल स्टेशन, किसी के लिए समोसे चटनी, पर हमारे लिए अरे भैया छुट्टियां मतलब कॉमिक्स का खजाना। स्टेशन के बुक स्टॉल से लेकर नुक्कड़ की दुकानों तक हर जगह इंद्रजाल, चंपक, नंदन, पिंकी, बिल्लू बस यही नजर आते थे। जहां एक और बच्चे मोबाइल में खोए हैं, वहीं भोपाल में ये सज्जन हैं जो आज भी कॉमिक्स के पीछे वैसे ही दीवाने हैं जैसे बिल्लू अपनी साइकिल के पीछे। इनका दिमाग भी चाचा चौधरी जितना तेज है और कॉमिक्स की दीवानगी साबू जैसी भारी। भोपाल का अपना देसी कॉमिक्समैन नीरज गज भी है। पिछले 7 सालों से देश भर में घूम घूम कर 30,000 से ज्यादा कॉमिक्स जमा की है। MP, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, जहां कॉमिक्स की खुशबू वहां नीरज की खोज। इस तरीके से कॉमिक्स से मैंने ढूंढना चालू किया और आज तक वो मेरा जुनून कायम है और कोशिश करूंगा कि आगे भी वो पूरा बरकरार रहे। इनके कॉमिक्स की दुनिया खुलती है जैसे डोरेमोन का गैजेट। साबू हथौड़ा उठाए, पिंकी फ्रिज से रसना निकालती, नागराज दीवार पर चढ़ता। मेरा जो सोचना है, मेरे को ऐसा लगता है कि एक लड़का चाहे वो 70-80 साल का क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपना बचपन एक बार वापस जीना चाहता है। हमारे बचपन में हमारे पास क्या था? हमारे पास यही सब चीजें थी। तो जनाब, अगर आपने कभी चाचा चौधरी पढ़ा है तो एक बार नीरज का पिटारा जरूर देखिए, वरना साबू गुस्सा हो जाएगा। जहाँ यादें भी रंगीन हैं और पन्ने भी।